जय हिंद दोस्तों। जितने लोग यूपी पुलिस भर्ती 2025 की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें कि हमारा बैच 25 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों उसी में हम लोग आज से वीडियो क्लासों को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो एक तरफ से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, फिर इतिहास, भूगोल, पॉलिटी इस तरीके से कवर करते हुए हम लोग चले जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कवर करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास हम लोग देखते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो मानवाधिकार आयोग के बारे में आज हमारी क्लास है, पहली क्लास है। इसके बाद आगे टॉपिक इसी हिसाब से बनते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मानवाधिकार क्या है। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जितने आगे वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बेहतर कंटेंट और बेहतर चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, मानवाधिकार क्या है? तो ये वो अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक और अंतर्निहित होते हैं। यह संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो। यानी कि ये सभी देश के नागरिकों को प्राप्त होता है, चाहे आप लंदन के व्यक्ति हों या भारत के हों या न्यूजीलैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, कहीं के भी देश हो, संपूर्ण देश के मानव जाति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि मूल अधिकार, एक आपने पढ़ा होगा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार सिर्फ उसी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जैसे भारत है तो भारत के ही नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे। कुछ विदेशियों को प्राप्त हो सकते हैं, कुछ आर्टिकल है जो विदेशियों को प्राप्त हो सकते हैं, बाकी ज़्यादातर मूल अधिकार क्या होंगे? सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे जो उस देश के निवासी होंगे। मूल अधिकार सभी देशों के अलग अलग हो सकते हैं। इनकी संरक्षण जो इनको संरक्षण देता है, भारत में तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या देता है इनको। तो ये बात हो गई मानव अधिकार क्या होता है और मूल अधिकार क्या होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है कि ये अंतर क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ पे समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो जितना इम्पोर्टेंट है उतना आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तरीके से काम करता है, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग किस तरीके से काम करता है, इनकी संरचना क्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, सदस्य कितने होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका जो गठन किया गया तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। लेकिन विश्व में 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ की तीसरी बैठक जो पेरिस में हुई थी उसके तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई। तो विश्व में कब करी गई? तो 10 दिसंबर 1948 में। किस बैठक में? तो यूएनओ की तीसरी बैठक में, जहाँ कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है, लेकिन अब भारत में कब इसका गठन किया गया? तो 12 अक्टूबर 1993 को। इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि विश्व में 10 दिसंबर 1948 को इसकी पेरिस की बैठक में इसको स्वीकार किया गया था, मानवाधिकार का गठन किया गया था। इसे मानव का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि मानव को एक अधिकार प्रदान करता है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह एक सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक संस्था है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसका गठन कब हुआ, विश्व में कब गठन हुआ, किस बैठक में हुआ, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस, मुख्यालय कहाँ पे, ये कैसी संस्था है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली। अब हम लोग देख लेते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है, ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो देखिए, उद्देश्य की बात करें तो ये मानव अधिकार संरक्षण के प्रयासों को और सशक्त और मजबूत बनाने का काम करता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना भी इस आयोग का एक काम होता है। मानवाधिकार शिक्षा एवं जागरूकता को फैलाना भी इस आयोग का काम है। मानवाधिकारों में उल्लंघन के कारणों की जांच तथा सिफारिश करना भी इसका काम होता है। इसके अलावा मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी इसका कार्य होता है। इसके अलावा अन्य और भी ढेर सारे इस आयोग के कार्य होते हैं, ऐसे कार्य जो मानव के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, वो सभी इससे जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी, मानवाधिकार का उद्देश्य क्या है। एक एक चीज़ों को यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने मानवाधिकार की परिभाषा पढ़ी और मूल अधिकार में अंतर देख लिया, फिर इसका गठन कब हुआ,
विश्व में कब का गठन हुआ, भारत में कब हुआ, कब इस मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य मूल रूप से क्या है। अब आगे पढ़ते हैं इसकी संरचना, यानी कि इसके गठन में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यह एक बहुआयामी संस्था होती है या एक सांविधिक संस्था है। तो कैसी है, तो आप तुरंत बताएंगे सर जी सांविधिक है, हमने ऊपर पढ़ाया कि सांविधिक संस्था है। अब देखिए इसकी संरचना में कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए एक अध्यक्ष होता है जो सेवानिवृत्त होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश, ये हो सकते हैं अध्यक्ष के पद पर। एक महासचिव होगा, इसके अलावा 5 कार्यकारी सदस्य होंगे और 7 मानक सदस्य होते हैं। ठीक है, लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसके सदस्य कितने होते हैं। तो ये जो डाटा आपको दे रहे हैं बिल्कुल अपडेट और करेक्ट डाटा है, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो 5 कार्यकारी सदस्य, 7 मानक सदस्य, 1 अध्यक्ष और 1 महासचिव होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसकी एक सिफारिश करी जाती है, 6 सदस्यीय समिति होती है, वो इसकी सिफारिश करती है, उसी के अकॉर्डिंग इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो जो 6 सदस्यीय समिति होती है, अब निर्वाचन कौन कर रहा है, तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तो कर रहा है, 6 सदस्यीय समिति के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तो उस 6 सदस्यीय समिति का जो अध्यक्ष होता है उसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं वो समझ लो। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो ये एक समिति के मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति को बताते हैं एक सिफारिश के तहत कि इनको नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति उन्हीं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करता है। चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो महासचिव हो, चाहे वो सदस्य हो, उनको कौन नियुक्त कराएगा, तो ये 6 सदस्यीय समिति नियुक्त कराएगी। ये आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी है। अगर आप पूरा इसका बैच विधिवत क्लास नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में इसकी डिटेल दी गई है। आपको पीडीएफ भी बिल्कुल वहाँ पे मुफ्त मिलेंगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। पूरा बैच पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको 2006 से 24 तक यानी 15 सालों के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 15 सालों के PYQs मिलेंगे। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं विज्ञान, इसकी एक बुकलेट आपको मिलेगी। यूपी स्पेशल की कंप्लीट एक बुकलेट मिलेगी। इसके अलावा GS GK में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मानवाधिकार, GST हो गया, भारत के पड़ोसी देश हो गए, सुरक्षा से संबंधित हो गया, ठीक है, पुलिस प्रणाली हो गई, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक बुकलेट में कवर किया है। और SI के लिए मूल अधिकार की अलग और संविधान की अलग से किताब है, एक अलग से बुकलेट है। ये लगभग आपके लिए, आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की, तो आपके लिए 4 बुकलेटें बिल्कुल मस्ट हैं। और आप अगर SI की कर रहे हो तो मूल अधिकार की बुकलेट अलग से जुड़ जाती है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ जाइएगा तो इसकी डिटेल आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब इसका कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए ये याद रखिएगा, कार्यकाल जो इसका होता है, हमने वहाँ पे सदस्य बता दिए, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है महासचिव और 5 होते हैं सदस्य उसमें और 7 होते हैं मानद सदस्य। ये तो हमने वहाँ पे पढ़ लिया। अब पूछ रहा है कार्यकाल, तो कार्यकाल इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 68 साल में इसमें इसकी सदस्यता लेता है, इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जुड़ता है, तो वो अब कितने साल रहेगा, तो 2 साल बाद उसकी 70 साल हो जाएगी, तो उसका कार्यकाल कितना हुआ, 2 साल का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 65 साल में सदस्यता लेता है तो वो 3 साल हो जाएगा, तो 68 साल का हो जाएगा। तो यानी कि अभी वो 3 साल अपनी पूरी जॉब वहाँ पे कर सकता है। ये बात आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जो पहले इसका कार्यकाल हुआ करता था तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु थी, लेकिन 2019 में इसको संशोधित किया गया और अब इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की अधिकतम आयु तक संभव है। ये आपने पढ़ लिया कार्यकाल इसका क्या हो सकता है। अब इसके देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है वो भी इतना ही है। भाई अभी आपने पढ़ा क्या,
राष्ट्रीय मानवाधिकार। अब देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार का, तो कितना है 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो है। सदस्यों की नियुक्ति कौन, वहाँ राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल करेगा। सदस्यों का निष्कासन ही राष्ट्रपति करता है। अभी तक 26 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर रखी है। कितने, तो 26 राज्यों ने इसकी स्थापना कर रखी है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि कौन सा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी थी। अगर आप पढ़ रहे होगे तो इसका जवाब जरूर दे दोगे। ठीक है, कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी। अगला हम लोग देख लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जो समवर्ती सूची में होते हैं। इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं, इसमें कुल 30 आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें कुल 30 आर्टिकल हैं जो सम्मिलित किए गए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इसकी पावर क्या होती हैं, ये क्या क्या काम कर सकता है। तो ये मानवीय स्थितियों का पता लगाने के लिए जेलों या अन्य संस्थाओं की जांच कर सकता है। मतलब अगर जेल में भी आप भले ही कैदी हो लेकिन आपको मानव अधिकार तो दिए गए हैं ना, तो ये जा करके जेलों में भी जा करके देख सकता है किस तरीके को उनको खाना मिल रहा है, कितनी उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनसे क्या वर्क कराया जा रहा है, अगर वो उनका मानसिक शोषण शारीरिक शोषण कितने लेवल तक किया जा रहा है। भाई जेल में तो कोई आराम करने तो गया नहीं कि सोफा पड़ा है आराम से रात दिन एसी चल रही है सो रहा है, नहीं, वहाँ पे काम होता है लेकिन क्षमता से अधिक काम कराना या क्षमता से ज़्यादा या आर्थिक शोषण मानसिक शोषण ज़्यादा करना, ये सब अगर होता है तो इसकी जांच के लिए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग की संस्थाएं जाती रहती हैं। मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, किसी भी दस्तावेज की मांग करना, ये कर सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए सरकार से सिफारिश भी कर सकता है कि मानवाधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो सरकार से सिफारिश करके उसके लिए कार्रवाई के लिए आगे प्रोसीड करा सकता है। मानवाधिकार आयोग शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। अब देखो अगर इसका निष्कासन करना होता है मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का, अध्यक्ष का या भी महासचिव का, तो कौन करता है, तो निष्कासन हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ही करता है। नियुक्ति राज्य में भले ही राज्यपाल करे, लेकिन देखो केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करता है। केंद्र में निष्कासित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्य में निष्कासित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्य और केंद्र दोनों जगह राष्ट्रपति निष्कासित करता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और चीज़ें आपके दिमाग में कुछ अच्छे से क्लियर भी होंगी। तो दोस्तों पूरा जीएस जीके का बैच पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।